तो आज हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस क्लास 12th का। होम साइंस जो होता है, जो क्वेश्चन उसका जो बिहार बोर्ड जो लॉन्च किया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबरिया है, सिर्फ 2 नंबरिया। जो 20 क्वेश्चन है ना, 1 से लेकर 20 तक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग शॉर्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं लोग, हम लोग भी शॉर्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन कमाल की बात यहाँ पे है कि अभी जो होम साइंस है यार, ये होम साइंस ज़्यादा लड़की लेती है लोग पढ़ने के लिए, लड़का नहीं लेता है लोग। तो लड़का पार्टी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपके घर पे जो भी लड़की होगी लोग पढ़ने वाली, उनके पास शेयर करें, या जो लड़की देख रही हैं लोग वो दूसरे लड़के के पास शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल जाएगा। तो ये जो इंटरनेट पे जारी किया गया है वही क्वेश्चन है और उसी का आंसर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि क्या है। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि के बारे में बात किया जा रहा है कि ये थायराइड ग्रंथि क्या है। और इसमें एक और कमाल की बात आ रहा है कि ग्रंथि आ रहा है, ग्रंथि, ये ग्रंथिया क्या है। तो देखो, ये जो ग्रंथि है ना, ये शरीर के अंदर होता है। इसी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड, और इसी को बोलते हैं हम लोग गांठ। जो होता है ना, गांठ लोग बोलता है, उसी को गांठ कहते हैं। इस शरीर के अंदर रहता है हम लोग का, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ग्रंथि। और ये थायराइड कह रहा है ग्रंथि क्या है, तो कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि एक छोटी सी ग्रंथि है, एक छोटी सी ग्रंथि है जो गर्दन, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो गर्दन में स्थित होती है। यह ग्रंथि हार्मोन्स, कमाल के बाद देखिए क्या कर रहे हैं, ये ग्रंथि हार्मोन्स का स्राव करती है जो जो शरीर शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है। खूब कमाल के बात है ये थायराइड ग्रंथि के बारे में। इसमें खूब ध्यान दीजिएगा जो बताने आप लोग जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये बोल रहा है कि थायराइड जो ग्रंथि है एक छोटी सी ग्रंथि है जो गर्दन में स्थित होती है। जो है ना गर्दन, हम लोग का इसी गर्दन में होता है। एक ग्रंथि हार्मोन्स का स्राव करता है। आप लोग तो जानते हैं हार्मोन्स, हमारे शरीर में जितना भी बदलाव होता है सब हार्मोन्स के कारण होता है। कोई भी चीज़ परिवर्तन होता है सब हार्मोन्स के कारण होता है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव करता है, ठीक है ना। तो अगर थायराइड ग्रंथि, अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स अगर स्राव नहीं करेगा ना, तो आप देखे होंगे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं घेग रोग, घेग लोग नहीं बिकता है घेगवा, तो लोग को घेग भी देता है, ठीक है ना। तो किसे कारण, अगर थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन्स का अगर स्राव नहीं करेगा तब। तो वही है, ये क्या करता है, इस शरीर के में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ये वृद्धि को और विकास को क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। ये क्या है, आपका थायराइड ग्रंथि है। चलिए तो क्वेश्चन 2 समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स क्या है, तो कह रहा है कि हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक है। कहती है यह संदेशवाहक, यानी संदेश संदेश पहुंचाने वाला, सूचना देने वाला, ठीक है ना। तो हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक है जो शरीर की विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं। देखिए, शरीर में बहुत से ग्रंथि है, जैसे थायराइड ग्रंथि है, तो वैसे ही हमारे शरीर में बहुत से ग्रंथि है, जिसे बोलते हैं हम लोग मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, बहुत से ग्रंथि है, ठीक है। तो विभिन्न ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, उत्पादित होती है, यानी उसके द्वारा स्रावित होता है या उससे निकालता है, उन ग्रंथि द्वारा निकलता है या, ठीक है ना। तो हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर की विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं और रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। और हार्मोन्स जो है शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सब हमारे शरीर में जितना भी खेला होता है, किसी आदमी को बढ़ना, किसी आदमी को पतला होना, किसी आदमी को ज़्यादा मोटा हो जाना, किसी आदमी को नाट रह जाना, आप देखोगे बहुत सी ऐसी औरत होती है, लड़की होती है जिन लोगों को दाढ़ी मूछ जम जाता है, तो ये सब किसका कमाल है, सभी हार्मोन्स का कमाल है। सब ये सब हार्मोन्स का कमाल है। किसी किसी आदमी को देखिएगा कि पुरुष होता है, लोगों को दाढ़ी मूछ नहीं जमता है, कोई कोई जमता है, ये सब तो ये सब हार्मोन्स का कमाल है। तो हमारे शरीर में जितना भी परिवर्तन होता है ना, ये सब खेला किसके डिपेंड करता है, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, अभी उतना समय नहीं है, आप लोग को ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि वायु प्रदूषण क्या है। यह पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण क्या है। तो कह रहा है कि जब वायुमंडल में हानिकारक गैसों, धूल और अन्य पदार्थों का मिल जाना ही
वायु प्रदूषण कहलाता है। ये कह रहा है कि वायुमंडल में, ये जो वायुमंडल है ना, उस वायुमंडल में जब हानिकारक गैस हो गया, जैसे गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, माने हानिकारक गैस समझते हैं ना, जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो, जिससे हानि पहुंचे। तो जब वायुमंडल में हानिकारक गैसों, धूल और अन्य पदार्थों का मिल जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि कठोर जल क्या है। कठोर जल क्या है? तो कह रहा है कि वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है, उसे कठोर जल कहते हैं। झाग समझते हैं ना, झाग लोग ना कल जब हम लोग कपड़ा खींचते हैं, या जब हम लोग कपड़ा खींचते वक्त, उसका नहाते वक्त जो फेन आता है, फेनवा, उसी फेनवा को हम क्या बोलते हैं? झाग बोलते हैं। तो जब कठोर जल वो होता है ना, जिसमें साबुन डाला जाता है ना, या सर्फ डाला जाता है, तो उसमें क्या होता है? वह झाग नहीं बनाता, यानी वो फेन नहीं बना पाता है। ठीक है। तो वही जल क्या होता है? कठोर जल होता है। तो आप बोल सकते हैं, बहुत आसान परिभाषा है, आप लोग एकदम छोटा छोटा परिभाषा लिखे हैं, तो परिभाषा समझ में आप लोग को आ गया होगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे लिखे हुए EPCC सर, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, EPCC सर लिखे हैं। यूट्यूब और हमारा इंस्टाग्राम ID है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप लोग को ऐसे ऐसे वीडियो टाइम से मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन आप लोग पास पहुँचता रहेगा। ठीक है। और हमारा फेसबुक जो प्रोफाइल है, उसका नाम है इम्तियाज़ खान, जो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप, इसको फेसबुक में जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? ठीक है ना। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग भी पढ़ाने में मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन 5 कह रहा है कि खाद्य संरक्षण, यानी कहने का मतलब है कि खाद्य संरक्षण क्या है। तो ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है ना, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए जिन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, उसे खाद्य संरक्षण कहते हैं। यानी खाद्य समझते हैं ना, खाने वाला चीज़ होता है, और संरक्षण कहता है बचाव। तो ये कहता है खाद्य संरक्षण क्या है? तो कह रहा है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए जिन प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम खाद्य संरक्षण कहते हैं। यानी जो खाद्य होता है ना, वो खाद्य जो है वो खराब ना हो, तो वो खराब ना हो उसके जो हम तरीका अपनाते हैं ना, तो उसी तरीकों को हम क्या बोलते हैं? खाद्य संरक्षण बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझते हैं। 6 कह रहा कि प्राकृतिक तंतु क्या है। तो आप जो प्रकृति समझते हैं ना, गॉड द्वारा जो गॉड गिफ्टेड होता है, तो कह रहा कि जो तंतु, तंतु मन क्या होता है? रेशा, क्या होता है? रेशा। तो जो तंतु पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे में यहाँ पे आपको हो जाएगा रुई, पटसन, ऊन और रेशम, ये सब का है, ये आपका प्राकृतिक तंतु है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधे और जंतु से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या आहार आयोजन क्या है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं आहार मन क्या होता है। आहार मन होता है भोजन। आयोजन समझ में करते हैं आप, उसका तरीका, उस भोजन का जो तरीका है, उपाय है, वो कैसे किया जाता है। तो आहार आयोजन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भोजन निर्माण करने से पहले परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता अनुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार योजन कहलाता है। था आहार मने भोजन, आयोजन यानी समझते ना प्रोग्राम। तो ये कह रहा है कि भोजन निर्माण करने से पहले, आप भोजन बनाने जा रहे हैं, उसके पहले परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता अनुसार। तो देखिए परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, कोई शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं, किसी को शुगर होता है, किसी को सब्जी खाने का ऑर्डर होता है, किसी को मीट खाने का रहता है, किसी को मीट खाने का नहीं रहता है, किसी को टाइम से खाना होता है, क्योंकि किसी को दवा खाना होता है। तो सभी परिवार के जो सदस्य हैं, उन सभी को आवश्यकता अनुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार योजन कहलाता है। ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि सिले सिलाई वस्त्र, माने सिले सिलाए वस्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडीमेड। हम लोग अपना भोजपुरी भाषा में बोलते हैं रेडीमेड, लेकिन गलत बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडीमेड बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं सिले सिलाए।
तो कह रहा है कि सिले सिलाए वस्त्र क्या है। वस्त्र समझते ना, कपड़ा। वस्त्र क्या है। तो ये उत्तर में कह रहा है कि वे वस्त्र जो पहले से ही तैयार और सिले हुए होते हैं, उसे सिले सिलाए वस्त्र कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। आप जितने भी जा रहे हैं मार्केट में, जितना भी मॉल है, दुकान है, आप जा रहे हैं, लोग आदमी जाता है वहीं पसंद कर रहा है, वहीं पे रूम मिल जा रहा है, लोग वहाँ पे चेंज करके चेक कर लेता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिले सिलाए है। तो जो सिले सिलाए कपड़ा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग रेडीमेड बोलते हैं, और उसे बोलते हैं हम लोग सिले सिलाए वस्त्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन होता है डीपीटी क्या है। डीपीटी क्या है, कह रहा है डी पी आर टी क्या है। तो समझिए आंसर, समझिए आंसर में कह रहा है कि डीपीटी का अर्थ है डिप्थीरिया, पेरिटूसिस और टेटनस। इसका 3 नाम है। मैंने डी से कह रहा है डिप्थीरिया, दिख रहा है ना यहाँ पे डिप्थीरिया, और हाई कह रहा है पेरिटूसिस। क्या कह रहा है, पेरिटूसिस, जिसका दूसरा नाम कहती है खांसी। और तीसरा कौन है, और टेटनस। ठीक है ना। ये तीनों का इसी डी पी टी का नाम है। डी से डिप्थीरिया, और पी से पेरिटूसिस, और टी से टेटनस। यह एक प्रकार का टीका है। टीका समझते ना आप लोग, अरे लोग को इंजेक्शन, सुई, उसी को हम लोग टीका बोलते हैं। तो एक प्रकार का टीका है जो इन तीनों बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है। फिर आप सोचते होंगे सर कि डिप्थीरिया बीमारी कहाँ होता है। तो देखिए ये भी गले में होता है। ठीक है ना। ये जो काली खांसी है, तो आप जानते हैं खांसी गले में प्रॉब्लम डालता है। और टेटनस तो आप जानते हैं बड़ी खतरनाक है। ये पूरा देह के बॉडी को ना सब सिकुड़वा देता है, समझिए मांसपेशिया को ना सिकुड़वा देता है एकदम। तो इन लोग के बारे में हम लोग बाद में डिटेल पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बंध्याता क्या है। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंध्याता क्या है। तो समझिए बंध्याता क्या है। कह रहा है कि उत्तर में समझिए, कह रहा है कि बंध्याता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती है। मन बंध्याता का होता ना कि इसमें किसी व्यक्ति में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। संतान समझते ना, माने बच्चा। तो बच्चा उत्पन्न करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ये जो समस्या, ये प्रॉब्लम है, ये पुरुष में भी हो सकता है और महिला में भी हो सकता है। ये दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 11 समझते हैं। 11 क्वेश्चन कर रहे हैं कि मानवीय साधन क्या है। और मानवीय माने मानव, और साधन तो आप समझ में करते हैं साधन। तो कह रहा है कि मानवीय साधन वे साधन हैं जो मानव की क्षमताओं, योग्यताओं और कौशलों को बढ़ाने और विकसित करने में मदद करते हैं। आप यहाँ लिखिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि मानवीय साधन वे साधन है जो मानव की क्षमताओं, योग्यताओं और कौशलों को बढ़ाने और विकसित करने में मदद करते हैं। ये साधन मानव को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो बात सही है कि आपके पास जब कोई साधन रहेगा तभी ना अपना क्षमता बढ़ाइएगा, योग्यता बढ़ाइएगा, कौशल बनोगे, कोई विभिन्न प्रकार के कोई अपने अंदर स्किल लाइएगा, तब ना आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब मानव के पास कोई साधन नहीं रहेगा, कोई योग्यता ही नहीं रहेगा, कोई क्षमता ही नहीं रहेगा, तो जिंदगी तो झंडे हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे। अब क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे गृह साझा। देखिए गृह साझा हम लोग भोजपुरी में क्या होता है, सजाना। क्या बोलते हैं, सजाना। तो क्या होता है गृह, उत्तर क्या कर रहा है कि गृह साझा एक कला है। कहती है कला, जिसमें घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सजावटी सामग्री का उपयोग किया जाता है। जैसे फर्नीचर, कारपेट, पर्दे, पेंटिंग, मूर्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। मनी कह रहा है ना, गृह साझा क्या कर रहा है, गृह साझा में कह रहा है ना कि घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के सजावटी सामग्री का करते हैं, उपयोग करते हैं। तो घर सजाने में हम लोग अंदर भी सजाते हैं और बाहर भी सजाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैं कह रहा है कारपेट, पर्दे, पेंटिंग, मूर्तियों आदि का उपयोग किया
जाता है। तो यही बात है, गृह गृह मन का होता है घर, और सजा मन सजाना, यानी घर को सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग जो पेंट करते हैं, उनके अंदर जो मूर्ति वोटो जो फोटो लगाते हैं, जो फर्नीचर बढ़िया बढ़िया रखते हैं, इन्हीं सब प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, गृह सजा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 13 नंबर, तेरे को रहा है काला के तत्व, या को रहा है कि काला के तत्व। ये काला के तत्व क्या है? काला समझता ना, आर्ट आर्ट होता है काला। जैसे मानिए कोई आदमी बहुत अच्छा बोलता है वो भी काला है, कोई आदमी बहुत अच्छा कोई चीज़ लिखता है वो भी एक काला है, कोई आदमी बहुत शानदार मूर्ति बनाता है वो भी एक काला है। तो कोई चीज़ आप बड़ी अच्छे बनाते हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, उसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, काला बोलते हैं। तो यही यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि काला के तत्व। तो उत्तर समझिए, काला के तत्व वे मूलभूत घटक है जो काला की रचना में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये तत्व काला को उसका आकार, रूप और अर्थ प्रदान करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि काला के तत्व ये मूलभूत घटक है जो काला की रचना में उपयोग किए जाते हैं। माने जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम उपयोग करते हैं उसका, जैसे उसके आकार, उसका रूप और अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे मानिए कोई आप पोस्टर बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, माने पेंसिल की आपको आवश्यकता पड़ जाएगा, उसमें पेन की आवश्यकता पड़ जाएगा, ठीक है ना। या घरे बनाते हैं तो इसके लिए ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, तब ना अपना उस पर अपना काला दिखाइएगा। तो ये कह रहा है कि मानिए कोई चीज़ बनाते हैं, उसको बनाने के लिए उसको बनाने के लिए जिस जिस चीज़ का आपको उपयोग करते हैं ना, वही उसका क्या होता है, तत्व होता है वो। चलिए हम लोग यहाँ पे अब समझते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के रंग योजना क्या है। रंग और दूसरा कह रहा है योजना। तो कह रहा है कि घरों, कार्यालयों, पुस्तकों और कई अन्य क्षेत्रों में किसी चीज़ को अधिक सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण समझते हैं ना, सौंदर्यपूर्ण का मतलब होता है सुंदरता, यानी सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता, यानी सुंदर एकदम होने की भावना देने के लिए प्रयोगित रंगों के चुनाव को ही रंग योजना कहा जाता है। मन ये कह रहा है कि मानिए कोई घर हो गया, कोई किताब हो गया, कार्यालय हो गया, आप देखते नहीं देखते हैं लोग घर पेंट करता है, लोग उस पर चित्र बनाता है लोग। जो कार्यालय होता है, जितना ऑफिशियल हो गया, ब्लॉक हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, जितना ऑफिस हो गया, ये सब कार्यालय में आ जाएगा। और पुस्तक देखें ना, पुस्तक जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर चित्र बना रहता है, रंग बिरंग, उसमें रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कह रहा है कि घर हो, कहते में कह रहा है यहाँ पे, घरों में, कार्यालयों में, पुस्तकों में और अन्य कई क्षेत्रों में किसी चीज़ को अधिक सुंदरता, माने सुंदर लाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, ठीक है, प्रायोगिक रंगों के चुनाव को ही हम क्या बोलते हैं, रंग योजना बोलते हैं। नहीं देखते हैं जब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो कहते हैं यहाँ पे उजला का रहेगा तो अच्छा लगेगा, इसके पहले हम प्यार का लिखेंगे तो खूब अच्छा रहेगा, यहाँ पे लाल का लगाएंगे तो खूब अच्छा रहेगा। तो यही जो रंग होता है ना, किसी चीज़ को जो बनाते हैं तो उसमें चुन चुन को भरते हैं, वही कहती है मेरा रंग योजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 समझते हैं। 15 कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है। तो भारतीय तो समझते हैं, भारतीय माने इंडियन, आजीवन और बीमा, जीवन माने लाइफ और बीमा समझते हैं ना, बीमा। जैसे कहने का मतलब है कि मानिए आपके पास पैसा आ रहा है और 5 साल के लिए बीमा बना जाता है, कौन, जिसको हम बोलते हैं LIC। तो 5 साल के लिए होता है, या लाइफ टाइम भी होता है। कितना लोग क्या करते हैं कि पैसा जमा कर देता है, अब बैंक वाला कहता है आप मर जाइएगा तो आपके घर वालों को मिलेगा। सोचिए गजब गजब कमाल कमाल का दिमाग लगा रहा है लोग सब। तो भारतीय जीवन बीमा, तो बीमा मानिए आप 1 लाख रुपया कोई जमा कर रहे हैं, तो कोई 1 लाख रुपया आप जमा कर रहे हैं और 5 साल के बाद कह रहा है भाई कि आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपया, यानी 50 रुपये मिलाकर मिलेगा, लेकिन बोलेगा 5 साल के बाद मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सी बीमा होता है, आप एक से कल बीमा चल रहा है मार्केट में, आज समूह चल रहा है, समूह वाला भाई आ रहा है, लोग बोल रहा है कि बनवा लीजिए, आपका बॉडी इंश्योरेंस बन रहा है, मरिएगा तो मिलेगा, बताइए। गजब गजब का दिमाग लगा रहा है लोग। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। तो आपको तो समझ में आ ही गया था भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है, यानी सब क्या करते हैं, सभी पैसा वैसा जमा करने वाला ही संस्था है सब। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, असुरक्षित परिधान क्या है। तो यह कह रहे हैं असुरक्षित परिधान, परिधान समझते हैं ना, परिधान मैंने कपड़े होता है, वे कपड़े होते हैं जो किसी विशेष अवसर या समय के अनुसार
पहने जाते हैं, जैसे कि शादी, पार्टी, त्यौहार आदि। मैंने कह रहा है कि ये वे ये वो कपड़े होते हैं जो किसी विशेष अवसर, माने अवसर समझते हैं ना, माने कोई फंक्शन पड़ रहा है या समय के अनुसार, जैसे गर्मी के लिए, ठंडी के लिए अलग हो गया, कहीं जॉगिंग लोग करता है, रनिंग करता है दौड़ने के लिए, उसके लिए तो सबके लिए अलग अलग होता है कि नहीं होता है। शादी में जाइएगा अलग होगा, पार्टी में जाइएगा अलग होगा, त्यौहार के लिए अलग होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग अवसरोचित परिधान। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन क्या है। तो ये कह रहा है उत्तर में यहाँ पे कि साबुन एक प्रकार का सफाई उत्पादक है। तो सबको पता है आप लोग को कि साबुन का उपयोग किया जाता है सफाई करने के लिए। तो नहाने वाला भी साबुन आता है और कपड़ा धोने वाला भी आता है। तो ये कह रहा है कि साबुन एक प्रकार का सफाई उत्पादक है जो त्वचा और कपड़ों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। त्वचा लोग नहीं, चमड़ा वमड़ा उसको और कपड़ों के लिए। यह एक मिश्रण है, एक आती है मिश्रण है जिसमें आपका मिल रहा है वासा, एसिड और अन्य यौगिक शामिल होते हैं जो जल में घुलकर एक तरल या ठोस रूप में बनते हैं। तो देख रहे हैं ना क्या क्या चीज़ मिलाया गया, इसमें वासा मिला गया है और एसिड। वासा समझते हैं ना, जो तिल जैसा होता है ना, उसी को वासा बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट। और इसमें होता है एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तेजाब। तो सोचिए तभी नहीं तो तेज काम करता है सब। तो उसी का ये मिश्रण होता है। मिश्रण समझते हैं ना, जब दो या दो से अधिक चीज़ को मिला दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग मिश्रण। तो समझ में आपको आ रहा है साबुन क्या है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं वॉशिंग मशीन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन यानी वॉशिंग मशीन क्या है। तो कह रहा है यहाँ पे उत्तर में कह रहा है कि वॉशिंग मशीन एक प्रकार की मशीन है। मशीन समझते हैं ना, यंत्र या यंत्र है जो कपड़ों की धुलाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। कहते हैं वॉशिंग जो मशीन है ना, एक मशीन है, यह माने मशीन माने यंत्र है जो कपड़ों की धुलाई के लिए उपयोग की जाती है। यह मशीन पानी और डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़ों को साफ करती है और उन्हें सूखने के लिए भी तैयार करती है। तो अच्छी तरह जानते हैं भाई, वॉशिंग मशीन में पानी डालेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे, जिसको हम लोग सर्फ एक्सल बोलते हैं। तो जब तक ये दोनों नहीं डालेंगे तब कपड़ा वो ऐसे थोड़ी धो देगा। उसमें डालेंगे, चला देंगे, क्या करता है वो धो देता है। हम लोग बाहर निकालते हैं। अगर सुखवाना चाहते हैं उसी से, तो क्योंकि सुखाने वाला भी दिया रहता है, उसमें डालिएगा, चला दीजिएगा, वो उसको क्या करेगा, ड्राई भी कर देगा वो। तो वही है आपका वॉशिंग मशीन। कोई पूछेगा वॉशिंग मशीन क्या है, तो बोलिएगा कपड़ा धोने वाला और सुखाने वाला चीज़ है। कहती है कपड़ा धोने वाला है और कपड़ा सुखाने वाला है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन समझते हैं, कौन था चेक के प्रकार बताना है। चेक के प्रकार, ठीक है। तो कह रहा है कि चेक बैंक द्वारा खाता धारक को दिया जाने वाला एक भुगतान साधन है। ये कह रहा है ना कि जो बैंक में जो खाता धारक है, जिसका खाता चलता है, उन्हीं को क्या दिया, एक खाता धारक को दिया जाता है। वो क्या करता है, भुगतान के लिए, कहते के लिए भुगतान का एक साधन है जिसमें खाता धारक पैसे निकाल सकता है या किसी अगले व्यक्ति को चेक द्वारा भुगतान भी कर सकता है। लोगों ने कॉला है, देहात में कॉला है, भाई तो ना तरह चेक काट के हम दे देता, नहीं यहाँ पे जाकर भजा लिया। ठीक है ना। तो यही है, खाता धारक को दिया जाता है भाई। जिसको खाता बैंक में नहीं है उसको नहीं मिलेगा, जिसका खाता है ना उसी को मिलेगा। यह तो यहाँ कह रहा है कि जो चेक है ना, चेक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कह रहा है पहला बेरर चेक, ओपन चेक, क्रॉस चेक, और यहाँ कह रहा है ऑर्डर चेक। ये चेक के 4 आपका यहाँ क्या हो गया, यह प्रकार हो गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम चैनल मेरा का चैनल यूट्यूब का नाम है EPCC सर, जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। ये हमारे चैनल यूट्यूब आईडी यही है, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी यही है, और फेसबुक प्रोफाइल आपका हमारा यह है इम्तियाज़ खान। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक प्रोफाइल जो हमारा है उसको फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी जाइए और इसको आप फॉलो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। 20 नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल तो समझिए कि 1 घंटा एक वीडियो स्पेशल बनेगा इन लोगों के बारे में अगर डीपली पढ़ा जाए तो। चलिए हम लोग डायरेक्ट समझते हैं यहाँ पे।
कह रहा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की वे ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स का स्राव करती है। आपको पता है ना, जितना ग्रंथि है सब हार्मोन्स का स्राव करता है लोग, तो हार्मोन्स का स्राव करती है। ये हार्मोन्स रक्त प्रवाह में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। ये जो हार्मोन्स होता है ना, ये रक्त में मिला रहता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि में इसके लिए कोई नली नहीं होता है ना, नली पाइप, इसके लिए कोई नली नहीं होता है। और जो बहिस्रावी जो ग्रंथि होता है उसके लिए नली होती है, और उसमें जो हार्मोन स्राव होता है तो समझिएगा उसमें ब्लड नहीं रहता है, उसमें ब्लड नहीं रहता है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में जो हार्मोन सब होता है ना, तो उसमें क्या रहता है, रक्त प्रवाह, यानी वो रक्त में मिलकर क्या होता है, तब वो शरीर के विभिन्न माने अलग अलग अंगों और कोशिकाओं तक पहुँचते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सोचिए, हार्मोन्स की चीज़ को नहीं रोकेगा तो शरीर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो शरीर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जब आवश्यकता से अधिक कोई अंग बढ़ने लगता है, वहाँ मांसपेशियाँ जब उसका बढ़ने लगता है, तो समझिए वो कैंसर है, कहती है कैंसर है। कोई घाव हुआ है आपके शरीर में और वो घाव नहीं छूट रहा है, वो दिने पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो समझिए वो कैंसर का लक्षण है, वो कैंसर धर लिया है। तो आशा है आप लोग के ये वीडियो समझ में जितना बना है आ गया होगा, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्टिव है 5 नंबरिया क्वेश्चन, तो देखते हैं इसमें आप लोग कितना हमको आप लाइक देते हैं, शेयर देते हैं, सब्सक्राइब देते हैं, ठीक है। मियाज खुश होगा तो आप लोग के लिए सब्जेक्टिव जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या इंग्लिश का जो भी है, आप लोग चाहिए कमेंट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव जितना भी लॉन्ग है सब लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।